G7 की बैठक शुरू हो चुकी है, शिखर सम्मेलन है और दुनिया के 7 देश इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और वो भूमिका कैसी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में दुनिया के सामने इस युद्ध ने एक बड़ी चिंता को खड़ा कर दिया है। वो चिंता है खाद्य सुरक्षा, यानी कि फूड सिक्योरिटी। तो खाद्यान्न की कमी पूरी दुनिया भर में हो रही है और ऐसे में देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के शिखर सम्मेलन में जब 2 दिन के इस दौरे पर वो म्यूनिख पहुंचे, तो ये सम्मेलन ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे विषयों पर हो रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मैं आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा, जिसमें हम विभिन्न महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। एक अंतर सरकारी राजनीतिक ये ग्रुप है। G7 की इस बैठक में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के नेता यूक्रेन संकट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस संकट ने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट को बढ़ावा देने के अलावा भू राजनीतिक उथल पुथल को जन्म दिया। करीब 5 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ये तस्वीरें भारतीय समुदाय के बीच जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो जमकर मोदी मोदी के नारे लगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है। वो जब भी विदेश जाते हैं वहां मौजूद भारतीयों को बिल्कुल निराश नहीं करते। देखिए, नाम पूछकर एक छोटी सी बच्ची को ऑटोग्राफ देते हुए किसी के कंधे पर हाथ रख देते हैं, किसी का हालचाल पूछते हैं, हर खुशी में शामिल होते हैं। लेकिन जो रूस यूक्रेन युद्ध से एक खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हुआ है, ये देखिए एक छोटी सी बच्ची से बार बार वही तस्वीर दिखा रहे हैं हम। हमारे साथ गीता मोहन, हमारी एडिटर एक्सटर्नल अफेयर्स। बहुत धन्यवाद गीता आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और आपकी गीता की उपस्थिति आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गीता इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करती रहती हैं और आज तक पर हर खबर जो आप विदेश से जुड़ी देखते हैं वो गीता उसे आप तक, हम तक पहुंचाती हैं। गीता, यहाँ पीएम मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या होंगे और आज की बैठक में भारत का वो एजेंडा क्या होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि G7 में 2 ऐसे सेशंस हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उनमें से एक है फूड सिक्योरिटी को लेकर, और जैसे आपने कहा फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला बन चुका है इन सारे देशों के लिए। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन अगर 2 देशों को मिला दे तो यूरोप में जितना भी व्हीट यानी कि गेहूं जाता है, और ये सब ब्रेड खाने वाले देश हैं, यूरोप हो, वेस्ट हो, अफ्रीका, इजिप्ट में जितने भी इंपोर्ट्स होते थे गेहूं के, वो सब यूक्रेन या फिर रूस से आता था। तो फिर इन लोगों के लिए इस युद्ध की वजह से अब फूड स्कैरसिटी काफ़ी महसूस होने लगा है। काफ़ी जगहों पर ब्रेड के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो फूड एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर बातचीत होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। उसके अलावा एनर्जी, अगेन एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो रूस से कनेक्टेड है, क्योंकि जितना भी गैस यूरोप को जाता है वो सबसे ज़्यादा रूस से ही जाता है। इनफैक्ट 100% कहीं कुछ कुछ ऐसे देश हैं जिनका गैस जो बिल्कुल रूस पर निर्भर है। इन दोनों मुद्दों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे सही, तो हम इस पर हमेशा चर्चा करते आ रहे हैं कि भारत का स्टैंड हमेशा पूछा जाता है कि उनका स्टैंड क्या होगा। इस बार शायद क्योंकि सबको पता है भारत का स्टैंड क्या है, वो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर होगा कि G7 के जो मेंबर्स हैं वो चाहेंगे कि सारे जो देश हैं जिसे डेमोक्रेसीज कहते हैं और भारत उनमें से एक है, वो साथ मिलकर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में मदद करे। कॉन्फ्लिक्ट को न केवल खत्म करने की, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे, चाहे वो एनर्जी को लेकर हो, फूड को लेकर हो, उस पे भी काम करे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अगर रूस से तेल खरीदते हैं, ये हर लीडर बोलेगा, जिसमें भारत का जवाब है हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर लीडर ये बोलेगा कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो आप इस युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, इस युद्ध को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के लिए रूस और यूक्रेन
यूक्रेन दोनों इम्पॉर्टेंट है और वो मैसेज भारत जरूर आगे रखेगा। आखिर में बस इतना बताना चाहूंगी कि G7 का जो समिट मीटिंग शुरू हो गया है, उसके अलावा साइडलाइंस में 5 इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कहेंगे सईद क्योंकि उनके साथ कंट्रोवर्सीज बहुत होते हैं हमारे, वो है जस्टिन ट्रूडो के साथ, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग है। हाँ, तो इंटरेस्टिंग होगा। एक छोटी सी बात बताइए गीता आप हमें यहाँ, अगर हम बात करते हैं रूस यूक्रेन की, अगर हम बात करते हैं रूस की और वहाँ से गैस खरीदने की बात करते हैं, तो सैंक्शंस पूरी दुनिया लगा रही है और इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस ये तो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को मदद करते रहेंगे और रूस पर सैंक्शंस लगाते रहेंगे। तो ऐसे में भारत इन लोगों के साथ मिलकर G7 में इनके साथ रूस को कैसे सपोर्ट कर सकता है? देखिए, हाँ, रूस को युद्ध के नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो भारत सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि भारत कहता है डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करें। इंटरेस्टिंग ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सही सबको नहीं पता कि ये जो गैस है ये सैंक्शन नहीं है। अगर गैस रूस का सैंक्शन होता तो यूरोप अब पूरे सर्दी कैसे बिताता? यूरोप ने लेना तो यूरोप ने लेना बंद तो नहीं किया है, तो सैंक्शन नहीं है गैस ऐसा। वो तो यूरोप के भी सैंक्शंस जो हैं वो लिमिटेड हैं। आप कौन से एरियाज में आपने रूस को सैंक्शन कर दिया है? कौन से कंपनीज में आपने कहा है कि हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे? अगर आप गैस रॉ मटेरियल है, फाइनल प्रोडक्ट्स हम रूस से बहुत लोग नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन गैस एक ऐसी चीज है जो यूरोप ने कह दिया आपको इसे सैंक्शन उससे बाहर रखना होगा, क्योंकि हमें खरीदना है गैस। लेकिन क्योंकि ये तो ड्वेल पर्सनालिटी हो गई ना, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता था कि यूरोप ने साफ कह दिया था कि हम गैस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सडनली बंद नहीं कर सकते, और अगर बंद नहीं करेंगे तो उनको नुकसान, उनका पूरा सिस्टम बंद हो जाता। विंटर्स में लोग मर जाते हैं सईद, अगर यूरोप में रूसी गैस ना जाए। 2014 में जब यूरोप ने ऐसे क्राइमिया जब ले लिया था, तब जब गैस की बात हुई और रूस ने बंद नहीं किया, लेकिन कहा था कि बंद कर देगा या कुछ वक्त के लिए किया था, लोग मर रहे थे। ठंड इतनी होती है कि लोग मर जाएंगे अगर रूस का गैस ना ले, तो वो सैंक्शन नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अब 2 एरियाज बना दिए, जो समुद्र से जाता है उन्होंने कहा उसको तो बंद कर दें, पाइपलाइन से जा रहा है जाने दें, लेकिन सी से जाने वाला है तो बंद कर दें आप, और पाइपलाइन 6 महीने बाद बंद कर दीजिएगा। रूस का जवाब देखिए, रूस ने ये कह दिया था कि अगर आप मेरे डॉलर्स ब्लॉक कर देते हो, जो अमेरिका ने किया, अगर आपने मेरे सारे इंटरनेशनल फंड्स फ्रीज कर दिए, जो 2014 में नहीं हुआ था, कर दिया, तो आप रुपए रूबल में करिए पे। तो भारत के साथ यही हम बेसिकली पॉइंट बना रहे थे कि अगर हम गैस खरीद रहे हैं, हम रुपी रूबल ट्रांजैक्शन का एक सिस्टम खोज रहे हैं कि कैसे जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हो वो रुपी रूबल में हो, क्योंकि रूस ये चाहता है अब कि रूबल में दें हम। और बड़े सारे यूरोपियन कंट्रीज ने गैज़प्रॉम बैंक में खोल दिया है अकाउंट, तो G7 में मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन यूरोप इज अ डिवाइडेड हाउस। यूरोप खुद ही यूनाइटेड नहीं है। यूरोप में बहुत सारे देश हैं वो जो ये बोलते हैं कि हम नहीं बंद कर सकते हैं गैस लेना। लवीना हमसे जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बिल्कुल ऑन द ग्राउंड है, उनके पास जाएं सईद। प्लीज आप गो अहेड, बात कीजिए लवीना। नाइस टू सी यू। बताएं क्या माहौल है, क्योंकि G7 लीडर्स तो पहुंच चुके हैं और मुलाकात भी शुरू हो जाएगी, लेकिन बायलैटरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंटरेस्टिंग है कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो और कनाडा, जिसके साथ हमारे फार्म लॉज के लिए बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो चुके हैं ट्रूडो को लेकर, उनके साथ भी आज मुलाकात है। जी बिल्कुल गीता, जो बायलैटरल्स हैं आई थिंक वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे G7 में, क्योंकि ठीक है बात फूड सिक्योरिटी या काउंटर टेररिज्म या एनर्जी और क्लाइमेट चेंज की तो है ही, लेकिन जो इस पूरे बड़े मुद्दे से जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात वही जो आप कह रही थी कि रशिया को चेक और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी उसको चेकमेट ना मिले, इसकी पूरी जद्दोजहद यहाँ रहेगी। और आपने शुरुआत की कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ, तो वो हमारे साथ एक जरा
खट्टा मीठा रिश्ता रहता है वहां से, क्योंकि जो खालिस्तान का मूवमेंट है या जो फार्मर्स मूवमेंट है वो कनाडा और यूके दो ऐसी जगहें हैं जहां से बहुत ज्यादा पैसा आता है और बहुत ज्यादा परेशानियों का हमारे लिए वो मुद्दा बन जाता है। तो उनसे वो बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। क्या रहेगी ये नहीं कह सकते, मगर ये मुद्दा अगर उठ के आएगा शायद कहीं ना कहीं जरूर प्रधानमंत्री जी इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। इस पर हमें जानकारी तो नहीं मिली जब हम बात कर रहे थे, लेकिन ये मीटिंग काफी अहम है। इसके अलावा जो प्लेलिनरी सेशंस हैं उसमें फूड सिक्योरिटी में तो रहेंगे, लेकिन भारत की जो पोजीशनिंग है इस वक्त और भारत को बुलाना और साउथ की डेमोक्रेसीज को बुलाना एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यूएस कॉन्सेप्ट है या जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, वो तो काम नहीं चला उससे। अब जहां मैं खड़ी हूं ये है ओडियंस प्लाजा, यहाँ म्यूनिक में, और यहीं से करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पर G7 हो रहा है। म्यूनिक वो जगह है गीता, और जहां पे इसी जगह से हिटलर ने कई भाषण दिए, और ये वो जगह है जहां पे कई बहुत बॉम्बिंग हुई अलायंस के द्वारा। तो यहीं से वर्ल्ड ऑर्डर शेकअप हुआ था, बदला था, और यहीं पर एक बार और जब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात हो रही है तो यहाँ मीट चल रही है। और डेमोक्रेसी का जो यूएस या यूके या वेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो हम देख रहे हैं वो कारगर नहीं सिद्ध हुआ। अब अफगानिस्तान देख लीजिए, आप बाकी जगह देख लीजिए, इराक देख लीजिए, ये नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में भारत को अपनी पोजीशन बनाना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सटल तरीके से जब डायस्पोरा से बातचीत करी तब कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट भारत लेकर आता है उस पर आई थिंक चर्चा होनी चाहिए और उसकी तरफ दुनिया को देखना चाहिए। और इस वक्त जिस तरह से अडिग और फर्म पोजीशनिंग इंडिया ने ली है यूक्रेन को लेकर, और आगे आके ये कहा है कि नहीं भाई हमारी स्ट्रैटेजी ज्यादा जरूरी है, हम आप पर वेस्ट पर विश्वास नहीं कर सकते। जब ऐतिहासिक लम्हे ऐसे आए थे जब विश्वास हमको कोई हमारे लिए खड़ा हुआ तो वो वेस्ट खड़ा नहीं हुआ, और ऐसे में हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है उन पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। और भारत को नजरअंदाज करना इस मौके पर वेस्ट ये नहीं कर सकता, G7 नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसके अलावा जो नया खून है, यूथ जो भारत का है, जिस तरह से स्टार्टअप्स वहां हो रही हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, भारत की जरूरत है वेस्ट को। और इसलिए जो चर्चाएं प्लेनरी सेशंस के बाहर होती हैं, जो बायलैटरल्स होते हैं, या भारत को इंक्लूड करना, और सबसे बड़ी बात कि ये नहीं समझना कि भारत हमारे साथ है, क्यों, मगर भारत को पार्टिसिपेंट बनाना, अपने साथ खड़ा करना, और इसकी पहल और इसकी पहुंच शुरू हो चुकी है। और G7 एक ऐसा ही लम्हा है जब इस बात को और भी पुख्ता तौर पर करा जा सकता है भारत द्वारा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ लवीना कि क्या हम ये माने कि ये हमारे लिए, भारत के लिए विन विन सिचुएशन है, हम वेस्ट के साथ भी खड़े हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, सब कुछ सबके साथ भी हैं, और साथ ही साथ हम रूस से भी अपनी शर्तों पर ही बात कर रहे हैं। रूस के साथ जो रिश्ते हैं वो हमारे बरकरार हैं, और G7 के इन देशों के साथ जो रूस के अगेंस्ट हैं उनके साथ भी हम हैं, क्योंकि हमारी उन्हें जरूरत है। तो विन विन सिचुएशन हम इसे कह सकते हैं। मुश्किल सिचुएशन है पर विन विन है। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन आसान है, इस पर खड़े रहना आसान है, लेकिन जब भी खड़ा होना होता है और एक जगह खड़ा होना होता है तो हिम्मत और अडिग रहना तो जरूरी है। तो विन विन तो है, लेकिन मुश्किल जरूर है। भारत प्रगति, अब उसकी हमारी अपनी मुश्किलें हैं, हम अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इमेज है भारत की वो बहुत बदली है विदेशों में। हमने खुद ने देखा है, मतलब आई एम विटनेस टू इट कि कैसे जो भारत की इमेज है वो 2014 में क्या थी और आज क्या है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और साथ ही जो टेक्नोलॉजी को लेकर, इनोवेशंस को लेकर और डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को लेकर, चाइना एक तरफ है लेकिन वो एक तरह से डिक्टेटरशिप है और बहुत कॉपी कैट सिचुएशन उनकी रहती है।
तो ये इमेज एक बहुत ही प्लेन इमेज बता रही हूं मैं आपको सही। एक तरफ है चाइना और दूसरी तरफ है इनोवेटिव डेमोक्रेटिक इंडिया। तो इसके साथ जुड़ना चाहता है वेस्ट, लेकिन साथ में उसे ये भी पता है कि हम इनको बल ऐसे ही साथ में लेकिन नहीं चल सकते। इनकी शर्तें और इनकी जो वक़्त है वो बढ़ रही है, और इसीलिए भारत का यूथ और भारत की प्रगति और जो वो दिखाए वो सक्षम बनना बहुत जरूरी है, और उसी की कोशिश है। अब जैसे एनर्जी की बात करें, 1 ग्रिड 1 पावर 1 वर्ल्ड एनर्जी की बात हो या वाटर की बात हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, तो वो भारत एक जवाब बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। गीता, लवीना की बात आपने बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन हम यही बात शुरू में कर रहे थे। बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपसे बात की फूड सिक्योरिटी, और ये जो खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है लगातार, इसका रूस यूक्रेन वॉर पर कितना इसका इम्पैक्ट है, और हमारे देश पर, सिर्फ अगर हम बात करें भारत पर, तो क्या कोई असर है? बिल्कुल है, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, जब रूस यूक्रेन वॉर के वजह से फूड प्राइसेस बढ़ने लगे, तो आप जानते हैं सईद, कुछ समय पहले भारत सरकार ने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट। उसमें बहुत बवाल मच गया था, और कई सारे देश और वर्ल्ड लीडर्स ने कहा कि कंट्रीज को एक्सपोर्ट बैन नहीं करना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए कि बाकी देशों को जरूरत होगी। तो वो बैन को टेम्परेरली इस तरीके से बैन किया भारत ने, ये कहते हुए कि हम देंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के डिमांड्स पूरे हो जाएं, और उसके बाद हम वल्नरेबल यानी कि छोटे देश जिन्हें ज्यादा जरूरत है, हमारे नेबरहुड के देश जिन्हें जरूरत है खाने के प्रोडक्ट्स की, उनको भेजेंगे। उसके बाद बाहर देखेंगे। और वैसे भी अगर गेहूं की बात करें तो हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स नहीं हैं गेहूं के। सबसे ज्यादा बड़े अगर एक्सपोर्टर्स है वो कनाडा है, रूस है, यूक्रेन है। ये टॉप 5 कंट्रीज में से ये दोनों भी माने जाते हैं। तो सब बहुत बड़ा जो मुसीबत आ गया है वो इस वजह से, इस युद्ध की वजह से है। दूसरी बात, यूक्रेन ने एक जो उनके यहाँ पर गेहूं उगा है उसको एक्सपोर्ट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर बात की है। ज़ेलेंस्की ऑलरेडी बात कर चुके हैं G7 में, जहां पे उन्होंने युद्ध की बात की, रूस के ऑपरेशन की बात की, रूस ने कैसे उनके देश में इन्वेड करके उनके जगहों को कब्जा कर लिया है, उस पर बात की। लेकिन ये भी कहा है कि डेमोक्रेसीज को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। दूसरी बात जो यूक्रेन उठाता है फूड सिक्योरिटी को लेकर, वो ये कहते हैं कि रूस उनके फूड रेंज को पहली बात चुरा रहा है, और दूसरी बात उन्हें एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा। यानी कि जो सी ऑफ एज़ोव और ब्लैक सी है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है रूस ने। और जिन जिन देशों को यूक्रेन भेजता था ब्लैक सी के जरिए, इजिप्ट जैसे देश, वहां पे ये जो खाद्य पदार्थ है स्पेशली गेहूं नहीं जा पा रहा। जिसके जवाब में पुतिन ने कहा सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में, सईद, कि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को बड़ी मुसीबतें हैं। पहली बात पुतिन ने कहा कि अगर आपका गेहूं सी ऑफ एज़ोव और ब्लैक सी से नहीं जा पा रहा, वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि ये सारे सीज को आपने माइन कर दिया है। अब माइन किसने किया है? रूस ने तो नहीं किया, यूक्रेन ने किया था, क्योंकि यूक्रेन चाहता नहीं था कि रूस घुस पाए। हाँ, तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत आपने उसे कर दिया पूरा माइन। अब डी माइन कर रहे हैं हम, लेकिन माइन हमने नहीं किया था, तो आप शिप्स कैसे लेके जाएंगे? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने गेहूं भेजना चाहते हैं, आप पोलैंड के रास्ते भेज सकते हैं, रोमानिया के रास्ते, हंगरी, बेलारूस भी उन्होंने नाम लिया था, लेकिन बेलारूस अब रूस का साथ दे रहा है, तो बेलारूस के थ्रू नहीं। लेकिन इतने सारे देश हैं जिसके थ्रू आप भेज सकते हैं गेहूं। और रेलवे ट्रैक्स तो हमने बॉम्ब से उड़ाए नहीं है, रेलवे ट्रैक्स तो हमने बिल्कुल वैसे ही रखा है सिक्योर। तो आप कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन आप अल्टरनेटिव्स नहीं खोज रहे हो। यहाँ पे हमारा गेहूं लेना बंद कर दिया है देशों ने युद्ध की वजह से। आप रशियन फूड प्रोडक्ट्स बैन हो गए हैं ना, ये चीजें हैं जो बैन हो गई हैं। फूड प्रोडक्ट्स रशिया से इंपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, रशिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप यूक्रेनियन फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं तो वो तो सी ऑफ एज़ोव और ब्लैक सी के थ्रू जा ही नहीं सकता, और यूक्रेन वही कंप्लेन कर रहा है। तो काफी कंप्लेन्स हैं। ठीक है। लवीना, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें, G7 में ये जो सारे देश हैं, इनके अलावा किस तरह का ये
खाद्य संकट अगर हम इसे कहें तो ये पैदा हो गया है, और इस G7 समिट में 2 दिन में क्या कोई ये इसके रिजॉल्व होने की आपको उम्मीद नजर आती है? सईद, कोशिश देखिए, समस्या बहुत संगीन है। यूके जहां मैं रहती हूं, वहां पर भी हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन से परेशान हैं लोग। अब G7 इसको सैंक्शंस रखते हुए और यूक्रेन को चेक करने की कोशिश करते, रशिया को चेक करने की कोशिश करते हुए यूक्रेन से कैसे फैसिलिटेट करे, जैसे बहुत बढ़िया तरीके से गीता ने समझाया, इन सब चीजों को कैसे फैसिलिटेट करे और भारत इसमें अपना क्या योगदान दे सकता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी पर भी आज एक सेशन है जिस पर बातचीत करेंगे। तो ये सारी बातें चल रही हैं। ये अंत में ही पता चलेगा कि किस तरह का बाहर समाधान निकले, लेकिन कोशिश यही है कि सबसे पहले फूड सिक्योरिटी या जो खाद्य को लेकर आपने कहा क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है वेस्ट में, उसे कैसे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आपाधापी हो रखी है। एक तरफ एनर्जी की प्रॉब्लम है, यूके की ही अगर हम बात करें और यहाँ की भी हम बात करें अगर, तो लोगों के पास हीटिंग नहीं है। अभी तो चलिए समर्स चल रहा है, लेकिन गैस, जैसे कई लोग खाना नहीं, फूड बैंक में जाके उन्हें खाना लाना पड़ रहा है। इस तरह की सिचुएशन वेस्ट में बहुत ज्यादा पहले देखी नहीं गई थी। खासतौर पर यूके में भी हम देखें, यूके जो बहुत जिनका कहना है, बोरिस जॉनसन मिले जेलेंस्की से अभी ही, और उनका कहना है कि भाई हम अगले साल तक गैस को या यहाँ रशिया से हम बंद कर देंगे लेना, हम उसको फेज आउट कर रहे हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रेक्सिट को लेकर जिस तरह से सामने मुसीबतें आई हैं, ऐसे में कैसे वो हैंडल करेंगे ये अंत तक पता चलना चाहिए। मगर कोशिश ये सारे देशों की यही है कि रूस को एक तरफ रखते हुए, चेक करते हुए और आगे ना बढ़ने की कोशिश करते हुए हम फूड सिक्योरिटी या इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैसे काबू में लाएं, पेट्रोल को कैसे काबू में लाएं। बिल्कुल ठीक है लवीना। गीता, हम इसको थोड़ा अलग तरह से समझना चाहते हैं आपसे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में एक संकट खड़ा हुआ है हर तरह से, और ये G7 में जितने देश शामिल हैं वहां कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है। इसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये G7 एकजुट है, एकदम बिल्कुल मजबूत है और वो रूस के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए, एकजुट है या नहीं है ये तो आप जब डिसीजंस होंगे, जॉइंट स्टेटमेंट होगा, उसमें आपको नजर आने लगेगा। जैसे मैंने कहा, यूरोपियन यूनियन पूरा EU 27 नेशंस का जो संगठन है वो पूरा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है G7 में। तो यूरोप ही डिवाइडेड हाउस है, जहाँ पे कई देश है जो कहते हैं हम रूस के साथ है, कहीं कहते हैं जो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दुश्मन नहीं है G7 में, दो हैं, रूस और चीन। तो जहां एक तरफ बातचीत रूस की होगी, वहीं दूसरी तरफ बातचीत चीन पर भी हो रही है। 600 बिलियन डॉलर्स का जो प्रोजेक्ट है जो G7 प्लेज कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो BRI प्रोजेक्ट है, उसको अपोज करने के लिए कर रहा है। यहाँ पर भी यूरोप डिवाइडेड हाउस है, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जिनके बिजनेसेस रूस और चीन के साथ बिल्कुल इंटरट्वाइंड है। तो उनको